वेलकम टू आवर चैनल शैंटी व्यू पॉइंट। हम जनरल साइंस के कोर्स में आगे बढ़ते हैं। पिछले दो लेक्चर थोड़े से बेसिक्स कवर करने के लिए बनाए गए थे। असल में साइंस इसी लेक्चर से स्टार्ट होएगी और वो दो लेक्चर बहुत जरूरी हैं आगे के लेक्चर्स को समझने के लिए। तो वो पिछले दो वीडियोज आप देखते रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, मैटर। पिछले लेक्चर्स में हमने समझा था कि मैटर किससे बना हुआ है। बेसिकली परमाणुओं से बना हुआ है। परमाणुओं से ही अणु बनते हैं और अणु परमाणुओं से ही मैटर बनता है। आपके आसपास जो भी पदार्थ दिखाई देता है उसको हम मैटर बोलते हैं। कई बार एग्जाम में मैटर को द्रव्य भी बोल दिया जाता है और उससे कंफ्यूज नहीं होना द्रव और द्रव्य से। द्रव तो लिक्विड को बोला जाता है, द्रव्य मैटर को बोला जाता है या फिर पदार्थ को बोला जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ गई, स्टेटमेंट में द्रव्य लिखा हुआ है, कुछ बच्चे उसको द्रव समझ लेते हैं और उसी हिसाब से आंसर दे देते हैं। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। द्रव्य मीन्स मैटर, द्रव मीन्स लिक्विड। तो यहाँ पर मैटर जो है, आपके आसपास आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मैटर है। और मैटर की क्या खास बात होती है, उसके पास द्रव्यमान होता है, मतलब उसको तोला जा सकता है केजी में, और दूसरा वो स्थान घेरता है। यही पदार्थ की खास बात है। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है, मैटर। आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं, पानी, पानी का गिलास, आप खुद, लकड़ी, पहाड़, नदियां, जो कुछ भी है वो सब क्या है, पदार्थ। पदार्थ की मुख्यतः हमारे पास तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देखिए, हम पदार्थ को समझते हैं कि भाई पदार्थ बेसिकली किन चीजों से बना हुआ है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। तो अगर हम थोड़ा प्राचीन काल में जाएं, हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे या फिर यूनान के या जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने पदार्थ को मुख्यतः इस तरह से डिवाइड किया कि जो पूरा संसार है मुख्यतः पांच मूलभूत तत्वों से बना हुआ है। इससे पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। तो हमारे टाइम में एक टीवी शो आता था शक्तिमान, तो दिखाते थे शक्तिमान के पास शक्तियां किस तरह से हैं, कि उसका जो शरीर है पांच तरह के तत्वों से मिलकर बनता था, फिर उसकी कुंडलिनी जागृत होती थी, तो इस तरह से वो सर्वशक्तिमान सा बन जाता था। तो कुछ ऐसी ही इंडियन और ग्रीक फिलोसफी चलती थी कि भाई जो पूरा का पूरा संसार है उसको बनाने में पांच मूलभूत तत्वों का योगदान है। किसका योगदान है, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, ये पांच मूलभूत तत्व माने जाते थे। लेकिन जो मॉडर्न साइंस है वो थोड़ा सा पदार्थ को अलग तरीके से समझती है, और हमारे जो एग्जाम में आएगा वो मॉडर्न साइंस के हिसाब से ही आएगा। तो हम इसको यहीं छोड़ते हैं, बस ये थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से लें तो हमारा जो मैटर है उसको दो तरह से हम देख सकते हैं, या तो बाय फिजिकल स्टेट या फिर बाय केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो उसकी फिजिकल स्टेट है, किस तरह की अवस्था में वो पाया जाता है, उसके हिसाब से हम पदार्थ को तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड लिक्विड, सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड मीन्स द्रव, और गैसियस मीन्स गैस। तो ये तीन अवस्थाएं हमारे आसपास पदार्थों की पाई जाती हैं। हालांकि साइंटिस्टों ने दो और अवस्थाएं भी खोजी हैं जो नॉर्मल हमारी डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलती, और उन दो अवस्थाओं को मैं अभी आपको नाम बता देता हूं। एक तो प्लाज्मा है, दूसरी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये दो नेम है और अवस्थाओं के, ठोस, द्रव और गैस। तो समय मिलेगा तो हम इन दोनों के ऊपर भी डिटेल में कभी बात करेंगे। तो अभी आपने ध्यान रखना है कि जो बाय फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ है आपका वो तीन प्रकार का है, ठोस, द्रव और गैस। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रासायनिक आधार पर अगर आप पदार्थ को देखोगे तो आपको तीन तरह से मिलेगा। एलिमेंट मीन्स तत्व, दूसरा कंपाउंड मीन्स यौगिक, और तीसरा
मिश्रण। तो मैंने जो 2 लेक्चर आपको दिए थे उसमें मैंने तत्व और यौगिक के बारे में बात की थी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पदार्थ सिर्फ एक ही प्रकार के अणुओं का बना हुआ है, जैसे सोना है हमारे पास, उसमें सिर्फ गोल्ड 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 है, एयू 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 है, तो वो क्या है? तत्व। इसी तरह से जो आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो सिर्फ उस ऑक्सीजन की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या है? O2 O2 O2, तो वो क्या है? तत्व। इसी तरह से कंपाउंड की बात करें, आप सांस लेके जो बाहर गैस छोड़ते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें एक से अधिक प्रकार के तत्व हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखोगे तो उसका फॉर्मूला है CO2, तो इसमें कार्बन भी है और 2 ऑक्सीजन के एटम भी है, तो ये क्या होगा? यौगिक होगा। और अगर 2 या 2 से और अधिक भी है, जैसे हमारे पास शुगर है, ग्लूकोज है, उनके अगर आप केमिकल फॉर्मूला उठा के देखोगे तो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलेंगे। ऐसे जो पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु मिलकर उसका रासायनिक सूत्र बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? यौगिक। अब तीसरी बात आती है मिक्सचर की, मिश्रण। इसके बारे में वैसे तो बाद में पूरी चर्चा होगी, लेकिन मिश्रण मैं बता देता हूं। जैसे आपने जल है, पानी है, उसमें चीनी डाल दी। अब चीनी का अपना केमिकल फॉर्मूला है और जल का अपना फॉर्मूला है H2O, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मान लो आप देख सकते हो भी चीनी के जो अणु हैं वो किस तरह से हैं और जल के जो अणु हैं वो एक दूसरे में मिक्स तो हो गए हैं, लेकिन एक दूसरे को चेंज नहीं करते, प्रभावित नहीं करते। तो ऐसी चीजें क्या कहलाएंगी? मिक्सचर कहलाएंगे, मिश्रण कहलाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे 2 बात बता देता हूँ। हवा जो है हमारी, एयर, और दूसरा मिल्क, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये क्या है? ये तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? तो आपने ध्यान रखना है, हवा मिश्रण है। इसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी अन्य गैसेज है। उन सभी गैसेज का क्या है? ये मिश्रण है। हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है कि कभी आप सोचो कि हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन का तो सिर्फ ऑक्सीजन। हाँ, नाइट्रोजन भी जब आप सांस लेते हो साथ, लेकिन वो निष्क्रिय गैस है, जैसे लेते हो वैसे ही वापस की वापस बाहर आ जाती है नाइट्रोजन गैस। लेकिन ऑक्सीजन क्या है? हमारे फेफड़ों से दिल तक और दिल से फिर रक्त के माध्यम से एक एक कोशिका तक पहुंचती है ऑक्सीजन, और फिर वापिस जब आती है तो अकेली ऑक्सीजन नहीं आती, वो कार्बन को भी साथ बना के लेके आती है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो बाहर निकल जाती है। और ये बहुत तेज प्रक्रिया है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बात कर रहा हूं, तब भी ये प्रक्रिया मेरे शरीर में चल रही है और सांस के द्वारा ऑक्सीजन ली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। और ये मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी और जितने भी जो जंतु हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके साथ हो रहा है। पौधों के साथ नहीं, पौधों के साथ थोड़ा उल्टा होता है। तो ये बात आपने समझनी है। तो हवा और जो दूध है वो क्या है हमारे पास? मिक्सचर। दूध में कई तरह के कंपाउंड होते हैं, अलग अलग। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट होगी, बहुत सारे मिनरल्स हो गए, कैल्शियम हो गया, तो उन सभी का मिक्सचर बन के हमारा क्या बनता है? दूध। तो ये बात ध्यान रखनी है। मैंने कई बार देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं कि हवा क्या है, ऊपर लिख दिया जाएगा तत्व, यौगिक, मिश्रण और चौथा कोई और ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, हवा और दूध, ये जो कॉमन पदार्थ है हमारे आसपास, ये क्या है? मिश्रण है। अब यहीं पे मैं एक बात और भी कर लेता हूं। देखो, नॉर्मली हमारे पास जो जल है, शुद्ध वाटर, डिस्टिलेटेड वाटर, वो मिश्रण नहीं होगा, वो प्योरली यौगिक होगा, कंपाउंड होगा, H2O। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धि मिली हुई नहीं होगी। बात ध्यान में आ गई तो मैं बता रहा हूं। और शुद्ध जल, बिजली का जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है। अगर आप शुद्ध जल को देखोगे तो उसमें से बिजली पास नहीं हो सकती, लेकिन शुद्ध जल मिलता नहीं है। आपके पास जो भी जल होगा उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होंगी, बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए होंगे। इसीलिए जब आप जल में बिजली की तार डालोगे तो उसमें से करंट प्रवाहित हो जाता है। वो किसकी वजह से? उन मिनरल्स की वजह से, क्योंकि वो आयनीकृत हो जाते हैं, वो आयोनाइज हो जाते हैं। लेकिन आपने ये बात ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, शुद्ध जल, प्योर वाटर, जिसमें कोई अशुद्धि मिली नहीं हुई है, वो बिजली का कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, मतलब क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है या नहीं। तो शुद्ध जल में ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो सकती।
इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो भी बातें साथ साथ दिमाग में आएंगी, ध्यान में आएंगी, मैं आपको बताता चलूंगा। आप कंप्लीट लेक्चर देखिए और इसी तरह की बातों से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हल करने में मदद मिलेगी। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा देंगे, उससे हमारा जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देखो, हो सकता है तुक्का लग सकता है, लेकिन एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता है कि बच्चे कहाँ गलतियां करते हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा डिटेल में चीजों को समझा है, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अगर उसने घुमा फिरा के भी दे दिया तो आप उनका आंसर दे सकते हैं। तो अभी ये तो हमारा मानना है कि हम इस ग्रुप डी के लिए साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ये अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी आपको हेल्प करेगी। तो इसलिए डिटेल्स जो लेक्चर हैं वो आपको देखने बहुत जरूरी हैं। हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे संभावना हो कि आपके एग्जाम में उसी तरह के क्वेश्चन मिले। लेकिन जब तक आप डिटेल में चीजों को एक बार नहीं समझोगे तो आप जो घुमा फिरा के पेपर में क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके आंसर देने में सक्षम नहीं हो पाओगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट कहो या फिर ऑर्डर कहो कि आप इन लेक्चर्स को पूरा डिटेल में देखें और समझें। तो आपको पता चल गए होंगे यहाँ पे, इन देखिए तीन बातें, इनमें से भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। हवा, दूध क्या है, वो कंपाउंड है या मिक्सचर है? तो मिक्सचर है। और शुद्ध जल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर, मतलब इंसुलेटर आप बोल सकते हो। चलिए, अभी हमने ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं, उनके बारे में देखा। अब इनमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं उसकी रिजिडिटी के बेस पे। देखिए, इंग्लिश से परेशान नहीं होइएगा, ये छोटी मोटी एक दो वर्ड्स ऐसे बीच में आते रहेंगे, लेकिन ऐसे ही समझाया जाएगा। दोनों लैंग्वेज चलेंगी, हिंदी और इंग्लिश। रिजिडिटी का मतलब क्या है कि अगर एक ठोस को बाहर से कोई फोर्स लगाई जाती है तो उस पर क्या असर होता है। वही बात किसके ऊपर? लिक्विड के ऊपर। वही बात किसके ऊपर? गैस के ऊपर। मेनली जो तीन पॉइंट है उनसे हम इसको समझ सकते हैं: रिजिडिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, और तीसरा जो है हमारे पास वो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। उसी के बेस पे ये सारे के सारे जो 8 या 9 पॉइंट है वो बने हुए हैं। तो आपने 3 पॉइंट, पहला रिजिडिटी, कोई भी ठोस पदार्थ है अगर उसको कोई आउटर फोर्स करती है तो उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता। उसके जो परमाणु हैं लगातार एक दूसरे से बहुत अच्छे से बंधे हुए होते हैं, तो उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, मतलब आकार और वॉल्यूम उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसलिए जो ठोस है उनका आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ये बात ध्यान रखनी है, मतलब आउटर फोर्स अगर उस पर लगे तो उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर हम लिक्विड्स को देखें तो उनका आकार निश्चित नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है। आप उसको ग्लास में डालोगे तो ग्लास का रूप ले लेगा, जग में डालोगे जग का रूप ले लेगा, और जो पैक शैक लगाते हैं पैक में डालेंगे तो पैक का रूप ले लेगा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस रंग में डालो उस रंग जैसा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, जो द्रव है उसका निश्चित आकार नहीं होता, वो बर्तन का आकार ले लेता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब जितना स्थान वो एक गिलास में घेरेगा उतना ही बड़े बर्तन में घेरेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है जब वो गिलास में आप डालोगे तो उसका जो एरिया है नीचे का कम हो तो हाइट ज्यादा हो जाए, लेकिन बड़े बर्तन में डालोगे जैसे कटोरी में या किसी चीज में, हो सकता है उसका एरिया बढ़ जाए, हाइट कम हो जाए, लेकिन स्थान उतना ही घेर रहा है, तो उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन गैसेज के साथ ऐसा नहीं होता, गैसेज का आकार भी निश्चित नहीं होता और आयतन भी निश्चित नहीं होता। गैसों को अगर आप एक गुब्बारे में डालोगे तो गुब्बारे में सेट हो जाएगी, और अगर आप पूरे कमरे में डालोगे तो कमरे में आ जाएगी। तो जो हमारे गैस हैं उनका आयतन निश्चित नहीं होता और आकार भी निश्चित नहीं होता। अब अगर हम संपीड्यता के आधार पर, कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर हम देखें तो जो ठोस हैं वो लगभग असंपीड्य होते हैं, और जो द्रव होते हैं वो भी असंपीड्य होते हैं, बहुत कम। लेकिन जो गैसेज हैं
उनको अत्यधिक संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित समझे मतलब बाहर से अगर कोई फोर्स लगाई, जैसे मेरे पास ये है रिमोट है, मान लीजिए अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो ये इसी शेप में रहेगा, ये दबेगा नहीं। लेकिन लिक्विड्स को अगर दबाया जाए तो वो भी नहीं दबेंगे, बहुत ही कम, बहुत नेग्लिजिबल। लेकिन गैसों को कंप्रेस्ड किया जा सकता है और कंप्रेस्ड करके सिलेंडर्स में भरा जाता है। जैसे हमारी एलपीजी है, उसमें भी अत्यधिक दबाव के साथ उसको जब भरा जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, इसीलिए उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। सीएनजी है, वो भी सिलेंडर्स में दबाव के साथ भर दी जाती है। तो गैसें जो हैं वो संपीड़ित होती हैं, उनको संपीड़ित किया जा सकता है। ये प्रवाहशील मतलब फ्लूइड्स होते हैं, मतलब सॉलिड्स नहीं होते, सॉलिड बह नहीं सकते। लेकिन लिक्विड और गैसेज आपको पता है, लिक्विड को छोड़ दो तो बह जाएगा। नदियां हैं देखो, पहाड़ों से कहां से समुंदर तक पहुंच जाती हैं। तो लिक्विड्स जो हैं वो बह सकते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। अब बात आती है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की। जो ठोस हैं उनके जो कण हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत अधिक होती हैं। कोई भी ठोस होगा उसके जो कण होंगे बहुत ही नजदीक नजदीक होंगे और वो वहां पर कंपन कर रहे होंगे, चल भी नहीं सकते। लेकिन लिक्विड्स और गैसेज के साथ ऐसा नहीं होता। लिक्विड्स में जो कण होते हैं वो बंधे हुए तो होते हैं एक दूसरे के साथ, इतना ही बल होता है कि वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो मूव कर सकते हैं। लेकिन गैसेज को अगर हम देखें तो उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है। हम इस बात को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे ये वाटर का मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो वाटर में अगर हम ठोस को देखें तो बर्फ की फॉर्म में, तो इसके जो कण हैं ये H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत ही नजदीक नजदीक आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से ये ठोस फॉर्म में आता है। तो जो कण है या फिर जो अणु हैं वाटर के, उनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से इसका निश्चित आकार होता है और निश्चित कण होता है। और जो कणों की गति होती है वो बहुत कम होती है, सिर्फ अपनी पोजीशन पे कंपन करते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड अवस्था में देखें वाटर को, तो यही जो जल के अणु है H2O है, थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं। अब इनके बीच में आकर्षण बल तो है, इतना आकर्षण बल है कि एक निश्चित आयतन बना के रखेंगे, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन अगर बाहर से कोई फोर्स लगाई जाएगी तो ये बह जाएंगे, ये अपना जो आकार है वो निश्चित नहीं रख पाते, लेकिन आयतन तो निश्चित रख लेते हैं। मतलब इन कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो ठोसों के मुकाबले थोड़ा कम है, तो इसलिए जो निश्चित आकार है वो नहीं होता, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और ये संपीड़ित भी बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर हम गैसियस अवस्था में देखें, देखिए ये भाप निकल रही है वाटर की, आपने उसको बॉईल कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो भाप बन के निकलने लग जाता है। तब उसके जो कण है वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं और उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत कम हो जाता है। तो गैसों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो निश्चित आकार नहीं ले पाते, निश्चित आयतन नहीं होता और वो बिल्कुल स्वतंत्र और तीव्र गति से घूमते हैं। और उनमें संपीड़ितता क्या होती है, बहुत अधिक, मतलब दूर दूर है उनको संपीड़ित किया जा सकता है। तो ये था ठोस, द्रव और गैस के बारे में, और हमने एक वाटर के एग्जाम्पल से इसको समझा। अब इसी में थोड़ा सा गैस के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं। अब हमें पता चल गया कि जो गैसें हैं उनको जितना भी स्थान दो वो उतना स्थान घेर लेती और उनको संपीड़ित किया जा सकता है। तो उस बेस पे कुछ बातें हम समझते हैं, जैसे जो गैस है अगर वो थोड़ी सी है, जैसे ये कमरा है, ये रूम है, तो इसमें अगर मैं गैस छोड़ दूं पूरे कमरे में फैल जाएगी। और बहुत सारी गैस को एक छोटी सी जगह में भी समाया जा सकता है। जैसे इस रूम के अंदर ये थोड़ी सी अगर हमने परफ्यूम डाले या कुछ भी डाले तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है। तो गैस जो है जितना भी स्थान मिलता है उसको घेर लेती है। और अगर गैस को दबाव के साथ कहीं पे इकट्ठा किया जाए, तो जैसे इस गुब्बारे में एयर भरते हो तो इसमें बहुत सारी एयर फिल की जा सकती है, तो कम स्थान में बहुत अधिक मात्रा में भी गैस को रखा जा सकता है और बहुत अधिक स्थान में कम गैस भी हो सकती है।
दोनों ही बातें हो सकती हैं। और गैस के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे, मतलब एक दूसरे से दूर दूर, आकर्षण बल कम होता है और स्वतंत्र होते हैं। अब जो एयर है वो आपके जो टायर हैं उनमें आसानी से क्यों भरी जा सकती है, ये सवाल बनता है। क्योंकि गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, हवा गैस है, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, तो उसको हम संपीड़ित कर सकते हैं। तो संपीड़ित करके हम टायर्स के अंदर उनको फिल कर देते हैं, तो थोड़ी सी जगह में बहुत सारी अधिक गैस आ जाती है, तो भर लेते हैं। इसी तरह से जो व्हीकल्स चलते हैं सीएनजी के ऊपर, तो सीएनजी के आप सिलेंडर देखोगे तो उसमें जो गैस भरी जाती है उसको बोलते ही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। कंप्रेस्ड मतलब संपीड़ित की गई। तो उसमें जो गैस भरी जाती है वो संपीड़ित करके भरी जाती है, बहुत कम क्षेत्र के अंदर या बहुत कम आयतन में बहुत अधिक गैस हम भर सकते हैं। अगर वो लीक हो जाए तो फिर वही गैस पूरे एरिया में या फिर पूरे क्षेत्र में फैल सकती है। आपको यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखनी होगी, जो मीथेन है वो सीएनजी का मुख्य कंपोनेंट होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो सीएनजी है उसका मुख्य कंपोनेंट क्या है, तो सीएनजी का मुख्य कंपोनेंट क्या है, मीथेन है। ओके, अब हम समझते हैं किस तरह से गैसेज जिस भी कंटेनर में रखी जाती हैं उसके ऊपर प्रेशर बनाती हैं। एक छोटी सी बात से, अगर आपने प्रेशर कुकर रखा है और उसकी जो सीटी है उससे जब गैस निकलती है तो आवाज आती है, भाई प्रेशर कुकर ने सीटी लगाई। अगर उसको लॉक कर दिया जाए और अंदर पानी को फिल करके नीचे से लगातार मतलब आग लगा दी जाए, आपने चूल्हे के ऊपर उसको रख दिया, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपका प्रेशर कुकर है वो फट जाएगा। क्यों फटेगा वो? क्योंकि जो अंदर की जो गैस है वो लगातार जो बर्तन है उसकी दीवारों के ऊपर दबाव बना रही है। क्योंकि गैसेज जो है वो रुकती नहीं है, वो लगातार मूवमेंट में होती हैं कंटेनर के अंदर। तो जो वो मूवमेंट होती है उसकी वजह से वो जो दीवार होती है जिसके अंदर भी वो है उसके ऊपर दबाव बना रही है। और अगर हम उसको नीचे से ईंट लगातार देते जाएं तो दबाव बढ़ सकता है, और इतना बढ़ सकता है कि वो जो कंटेनर है वो फट सकता है। अभी टायर्स के अंदर बात करते हैं, देखो टायर के अंदर जो एयर होती है वो लगातार उसके टायर्स के ऊपर दबाव बनाती है, तो क्या होता है, टायर के ऊपर दबाव बनता है। और इस दबाव को कई बार हम इस गेज की हेल्प से मेजर भी करते हैं। कई बार आप गाड़ी में या साइकिल में या फिर मोटरसाइकिल में हवा भरवाने जाते हैं तो उसके पास एक इस तरह का गेज होता है, वो चेक करता है कि हवा का प्रेशर कितना है। वो प्रेशर कैसे पता चलता है, जैसे इस तरह से ये आप देख रहे हैं टायर के ऊपर ये लगातार जो अंदर की एयर है फोर्स लगा रही है, उसी तरह से जैसे यहाँ पे गेज लगेगा अंदर की एयर इसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। वो फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है, भाई हाँ इतनी फोर्स लग रही है तो इतना दबाव है। तो दबाव इस तरह से यहाँ पे मेजर किया जाता है। और ये जो दबाव है, अगर गैस ज्यादा है मतलब हवा ज्यादा है तो दबाव ज्यादा होगा। इसीलिए जो गर्मियां हैं जो आजकल जैसे चल रही हैं, जून का महीना है, तो इसमें टायर्स में हवा थोड़ी कम रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा हवा रखोगे तो हवा ज्यादा है, ऊपर से गर्मी है, तो लगातार टायर के ऊपर ज्यादा दबाव बनाएगी तो टायर फट सकता है। तो थोड़ी सी हवा क्या रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए गर्मियों के दिनों में। तो इस तरह से जो कोई भी जो गैस है जिस भी कंटेनर के अंदर है उसकी दीवार के ऊपर लगातार टकराती रहती है, और उसके टकराने से उसके ऊपर क्या बनता है, दबाव। और इस दबाव को हम इस गेज की हेल्प से मेजर भी कर सकते हैं। और दबाव जो प्रेशर है उसको मापन करने की जो एसआई यूनिट है वो पास्कल है, ये बात ध्यान रखनी है। दबाव के ऊपर भी चैप्टर आएगा, तो अभी आप ध्यान रखना जो दबाव है, प्रेशर है, उसकी एसआई यूनिट किसमें दबाव को मेजर किया जाता है, पास्कल में मेजर किया जाता है। और दबाव का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसी बात को आप अपने घर के एलपीजी सिलेंडर पे भी लागू कर सकते हैं। देखो एलपीजी सिलेंडर है उसके अंदर जो गैस है वो लगातार सिलेंडर की जो दीवार है उनके ऊपर दबाव बना रही है, क्योंकि वो गैस लगातार उनसे स्ट्राइक करेगी। यहाँ से अगर आप, ये यहाँ पे तो मैंने गेज लगा रखा है, अगर यहाँ पे आपका रेगुलेटर होता तो उसमें से लगातार इस तरह से गैस आती है और आपका जो चूल्हा है उस तक पहुंचती है, वहां से निकलती है और आप उसको लाइटर दिखाते हो तो जल पड़ती है वो।
तो कोई भी जो गैस है वो जिस भी कंटेनर के अंदर है उसमें लगातार मूवमेंट में है और उसकी दीवारों के ऊपर लगातार बल लगा रही है और उस बल की वजह से क्या बनता है, दबाव बनता है। ऐसा लिक्विड्स के साथ भी होता है। मान लीजिए आपने किसी भी कंटेनर में, जग के अंदर आपने लिक्विड फिल कर रखा है, अगर उसमें किसी तरह से सुराख हो जाए तो जल बाहर आने लग जाता है ना। इसका मतलब वो लगातार मूवमेंट में तो है, उसको जैसे ही रास्ता मिला वो बाहर आ गया। तो द्रव भी जो होते हैं ना, जिस भी बर्तन के अंदर होते हैं, वो उसके दीवारों के ऊपर लगातार दबाव या फिर फोर्स लगा रहे होते हैं। लेकिन सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता। लिक्विड्स में थोड़ा कम होता है लेकिन गैसेस बहुत ज्यादा दबाव लगाती है। तो ये लेक्चर जो है मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में हम इससे आगे की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू जनरल साइंस के लेक्चर देखते रहें, अगर आपने अपने 15 नंबर पक्के करने हैं तो। धन्यवाद।